आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस ऑन दी बेल आइकन। एक दो दिन पहले मैंने अपने चैनल पर वोटिंग करवाई थी। इस वीडियो में बेसिकली स्टूडेंट वीजा पर बात करूंगा, ओपन वर्क परमिट पर बात करूंगा और पीआर वालों के लिए बात करूंगा। क्योंकि जब मैंने वोटिंग करवाई थी तो उसमें नियर अबाउट 70% लोगों ने कहा था कि आप अपनी आने वाली वीडियो स्टूडेंट वीजा ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा पर बनाइए, और जो पीआर वाले थे उन्होंने भी अपनी जो परसेंटेज उसमें जाहिर की थी। आफ्टर दैट बहुत सारे जो कमेंट्स थे उस पोस्ट पर थे ओपन वर्क परमिट और डायरेक्ट वर्क परमिट वालों के लिए। तो गाइस ये वीडियो बहुत खास है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली उसको ज्वाइन कीजिए। उसमें हम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो सबसे पहले एक चीज है बायोमेट्रिक के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ कि दो क्वेश्चंस पिछले काफी सारे दिनों से मुझे पूछे जा रहे हैं बायोमेट्रिक के रिगार्डिंग। एक तो कि सर हम विजिटर वीजा अप्लाई किया है, हमने ओपन वर्क परमिट अप्लाई किया है, क्या हम अदर कंट्री में बायोमेट्रिक दे सकते हैं, हमें वहां पर बायोमेट्रिक देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो गाइस मेरा आंसर पहले भी सेम था, आज भी सेम है। कनाडा ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि आप पासपोर्ट स्टैंपिंग और बायोमेट्रिक के लिए कहीं भी जा सकते हैं, उस चीज का आपकी फाइल पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब एक चीज और कहना चाहता हूँ कि कौन लोग जा सकते हैं, किन को नहीं जाना चाहिए, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। गाइस अगर आपका वर्क परमिट अप्लाई किया हुआ है, पिछले काफी सारे समय से आप वेट कर रहे हो, चाहे आपका डायरेक्ट वर्क परमिट है चाहे आपका ओपन वर्क परमिट है, देन यू शुड गो टू अनदर कंट्री फॉर योर बायोमेट्रिक। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो दुबई का एक्सपेंस, नेपाल का, देन आप दुबई और नेपाल में बायोमेट्रिक के लिए जा सकते हो। अपॉइंटमेंट में कोई हेल्प चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर फ्लैश कर रहा है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सपेंस अफोर्ड कर सकते हो देन यू शुड गो फॉर अदर कंट्री, अदरवाइज यू शुड वेट फॉर दी वैक सेंटर ओपनिंग इंडिया में। तो एक चीज समझिए, और आप ये चीज आपकी बहुत बड़ी कंफ्यूजन मैंने आज दूर कर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज के बारे में पूछ रहे थे। आफ्टर दैट बात करूंगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में, जो मैंने पिछले दिनों से एनालिसिस किए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर सामने आए हैं, लेकिन उनसे कुछ इंपॉर्टेंट जो डाउट है बच्चों के वो क्लियर करूंगा आपके साथ। सबसे पहला डाउट जो बच्चों का है वो क्या है कि पेमेंट लिंक नहीं आ रहा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना 2-वे कोरियर के लिए अप्लाई किया है और उनका पेमेंट लिंक नहीं आ रहा है। गाइस हाई कमीशन आर गेटिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, वैक्स आर गेटिंग नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। तो ऐसे में थोड़ी सी देरी हो सकती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन पेमेंट लिंक ना आने का कारण एक ये भी है कि आपने जो डिटेल वैक सेंटर की तरफ से ईमेल आपको आई थी, क्या आपने उसमें करेक्टली फिल किए थे, क्योंकि इस चीज पर बहुत बड़ा रोल होता है पेमेंट लिंक के आने का। और उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर कितने समय में पासपोर्ट स्टैंप होकर आ जाता है, चाहे वो ओपन वर्क परमिट वाले हो। देखिए टू बी ऑनेस्ट बताऊं, अगर आपने पासपोर्ट सबमिट कर दिया है तो आप मान के चलिए 20 वर्किंग डेज में आपका पासपोर्ट आ जाएगा, बिकॉज दे आर गेटिंग, अपनी बात फिर रिपीट कर रहा हूं, दे आर गेटिंग नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दैट्स व्हाई दे आर फेसिंग प्रॉब्लम। तो 20 वर्किंग डेज आप मान के चलिए। अब बात करूंगा रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट के बारे में। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों के ऑलरेडी बायोमेट्रिक हो चुके हैं, उनको दोबारा जो मेल आ रही है। तो ऐसे में आपको वरीड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी अपॉइंटमेंट एक बार हो चुकी है तो आप नेक्स्ट टाइम वाली अपॉइंटमेंट की जो डेट आपको मिल रही है उसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे के क्वेश्चन और आ रहे हैं कि सर हमारी किसी कारण बायोमेट्रिक थी जो स्किप हो गई, तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे वो रीशेड्यूल होगी। तो टू बी ऑनेस्ट गाइस, जब आप रीशेड्यूल करने लगते हो तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। तो ऐसे में एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि जब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती, आपकी बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट दोबारा आपको नहीं मिलेगी। इस चीज को आप समझिए, क्योंकि एक बार आपका चांस जो गुजर गया तो आप उस चीज को दोबारा नहीं कर सकते। बिकॉज इस समय जो बायोमेट्रिक बुक होती है, हमने वेब फॉर्म भरना होता है इंडिया में,
और वो हमें डेट देते हैं। जैसे अदर कंट्रीज की अपॉइंटमेंट हम खुद ले सकते हैं, डेट और टाइम हम खुद चूज कर सकते हैं, ऐसा इंडिया में नहीं है। देन यू शुड गो टू द अनदर कंट्री, आपको अनदर कंट्री जाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको वेट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, कितना समय लगेगा चीजें नॉर्मल होने को, कितना समय लग सकता है इंडिया में बायोमेट्रिक नॉर्मल होने को, कितना समय लग सकता है पेंडिंग फाइल के रिवर्ट आने को। तो इस चीज के बारे में मैं 2 सिनेरियो आपके सामने लेकर आया हूं। फर्स्ट तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जिनके वीजास नहीं आ रहे हैं, जब कितना समय उनको लग सकता है, ओपन वर्क परमिट वालों के नहीं आ रहे हैं। तो आप सभी लोग एक चीज माइंड में रखिए, देखिए मई इनटेक से पहले जो लॉकडाउन हो चुका था तो बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन फाइल अप्लाई कर दी थी। बाद में सितंबर आ गया, बहुत लोगों ने फाइल अप्लाई कर दी। बाद में जनवरी आ गया, तो 3 इनटेक्स की फाइल उनके पास ऑलरेडी है। तो आप समझ सकते हो कि फाइल तो एक इनटेक की जब हम सबमिट करवाते थे, ठीक है, तो नियर अबाउट 20 to 25 डेज लग जाते थे हमारा डिसीजन आने में एसडीएस कैटेगरी में। आप सभी ने इस चीज के बारे में एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब ऐसे में उनके पास जो 3 इनटेक की फाइल्स ऑलरेडी जो स्टक हुई है, ठीक है, तो आपके डिसीजन में देरी होनी थोड़ी सी वाजिब है, आप इस चीज को समझिए, इसलिए आपको टाइम लग रहा है। अगर आपकी बायोमेट्रिक हो चुकी है, और एक क्वेश्चन बच्चों का और आता है ऑनलाइन क्लासेस और डेफरमेंट को लेकर, तो इस चीज के बारे में आपको मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए, डेफरमेंट और ऑनलाइन क्लासेस 2 सिनेरियो है, एक सिक्के के 2 पहलू की तरह है। कैसे? अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, डेफर करोगे तो कोई नुकसान तो नहीं होगा, इस चीज के बारे में मैं क्लैरिटी देना चाहता हूँ। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगाओगे, फॉर एग्जांपल आपकी बायोमेट्रिक की डेट बाद में आती है, आपको डिसीजन पहले देना है। अगर आपकी कॉलेज की रिफंड पॉलिसी, मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ, आपने बहुत सारी मेरी वीडियोस देखी होंगी, उसमें मैंने ऑलरेडी बात भी किया कि अगर आपकी कॉलेज की पॉलिसी आपके फेवर में है, रिफंड पॉलिसी, देन यू शुड गो फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस। वो क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लासेस की डेट 11 जनवरी है, ठीक है, आपकी बायोमेट्रिक की डेट 13 जनवरी है, वट एवर, तो आपकी बायोमेट्रिक के बाद कितना समय डिसीजन को लग सकता है? नॉर्मली जब चीजें नॉर्मल होती तो तब 20 to 25 डेज लगते थे, अब चीजें नॉर्मल नहीं है, इट में टेक अप टू मोर टाइम, ज्यादा समय लग सकता है। और होपफुली आपका डिसीजन अगर पॉजिटिव आ जाता है फेब में, तो पासपोर्ट स्टैंपिंग के प्रोसेस में भी 20 to 25 डेज लग सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपकी सभी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो आपका डिसीजन पासपोर्ट स्टैंप होकर आपके हाथ में आने में नियर अबाउट मार्च का एंड हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे होगे, जब आपका वीजा स्टैंप होगा, देन यू कैन फ्लाई टू योर कॉलेज, बिकॉज कनाडा ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि अगर आपका इनटेक ऑनलाइन है, आपकी स्टडी ऑनलाइन है, आपका कैंपस ऑनलाइन स्टडी दे रहा है, देन भी आप कनाडा फ्लाई कर सकते हो। अब डेफरमेंट का क्या सीन है? डेफरमेंट का भी सेम सिनेरियो है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाना चाहते, यू शुड टेक डेफर। फॉर एग्जाम्पल आपने मई में डेफर ले लिया, ठीक है, तो सेम सिनेरियो आपके लिए बता रहा हूं कि आपकी बायोमेट्रिक फॉर एग्जाम्पल मिड ऑफ जनवरी में है, डिसीजन आपका फरवरी में आ जाता है, पासपोर्ट स्टैंप होने में आप मार्च तक चले जाते हो, ठीक है, देन यू कैन ट्रेवल इनटू द अप्रैल। ऑनलाइन क्लासेस वाले भी इतने समय में ट्रैवल करेंगे, आप में भी, तो डिसीजन आपका है। आप अपने रिस्पेक्टेड एजेंट्स से बात कीजिए, बिकॉज दे हैव अ मोर एक्सपीरियंस रेदर देन यू, उनसे बात कीजिए तो आपके लिए इजी होगा। ये चीज सी इंपॉर्टेंट वीडियोस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में। एक चीज और बताना चाहता हूँ मई इनटेक के बारे में, अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए, बिकॉज वी आर गेटिंग नंबर ऑफ टचअप, हमारा टचअप हो चुका है ऑलरेडी डायरेक्ट यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के साथ। मुझसे मिलना चाहते हो, आप ऑफिस विजिट कर सकते हो, हमारे नंबर्स यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मई इनटेक की एप्लीकेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हो तो। अब बात करूंगा कनाडा पीआर वालों की, क्योंकि जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं उसके नीचे कमेंट आते हैं कि सर आपकी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव होती है, आप एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताते हो, लेकिन आप पीआर और डायरेक्ट वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट पर वीडियोस कम बनाते हो। तो आने वाले मिनट आप 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स के आप 3 कैटेगरी के जो एप्लीकेंट हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करूंगा परमानेंट रेजिडेंसी वालों की। तो उनके 2 क्वेश्चन मेरे माइंड में आते हैं जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने एनालाइज किया है कि क्या है वो क्वेश्चंस। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें आप लोग बताते हो कि सर हमारी जो एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स प्रोग्राम के अंडर आपकी एप्लीकेशन अप्लाई की थी आपने,
आपका रिवर्ट नहीं आ रहा, तो आप क्या कीजिए। देखिए गाइस, मैंने पहले जो स्टूडेंट को चीज फॉलो करने के लिए कही है, आपको भी वही सेम चीज फॉलो करनी होगी। बिकॉज देखिए, ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था, ठीक है, एम्बेसी में वर्किंग बहुत स्लो और धीरे हो रही थी, तो ऐसे में एम्बेसी के पास फाइल चली गई, लेकिन जो वर्किंग आवर्स थे वो लिमिटेड हो गए, हॉलीडेज ज्यादा होगी, तो इस कारण आपका भी डिले हो चुका है। लेकिन जनवरी 2021 में आपकी फाइल्स के रिवर्ट भी आएंगे, और कितने लोगों को पीआर मिलेगी मैं ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, कनाडा ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि वो ईयर 2021 में 4 लाख प्लस इमिग्रेंट्स को कनाडा में बुलाएंगे। तो आप समझिए उनमें कौन कौन से लोग आते हैं। उनमें एक्सप्रेस एंट्री वाले भी आते हैं, उनमें वर्क परमिट होल्डर हैं जो जिन्होंने पीआर अप्लाई करनी है वो भी आते हैं, उनमें नैनी वाले भी आते हैं, उनमें मैरिज केस वाले जैसे स्पाउस हैं वो भी आते हैं। तो ऑल कैटेगरीज के लोग आ सकते हैं। तो हम बात करें जनवरी में कितने लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा देगा। देखो, लाइफ नॉर्मल हो चुकी है, ठीक है, धीरे धीरे इंडिया में भी आपने देखा है कनाडा के बहुत सारी प्रोविंसेस में लॉकडाउन हो चुका है, नो डाउट। लेकिन कनाडा की जो पॉलिसी के हिसाब से हम देखें तो जनवरी में 35,000 प्लस लोगों को परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा देगा। बिकॉज अगर उन्होंने अपना 4 लाख इमिग्रेंट का प्लान एक ईयर में इंप्लीमेंट करना है, तो डेफिनेटली उनको 35,000 प्लस लोगों को हर मंथ जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो देनी ही पड़ेगी। तो आप सभी का अगर फाइल नंबर नहीं आया, बहुत सारे समय से बायोमेट्रिक हो चुके थे, मेडिकल हो चुका था, रिवर्ट नहीं आया, तो जनवरी फरवरी ये 2-3 मंथ बायोमेट्रिक को लेकर, क्योंकि इंडिया में भी ओपन हो सकते हैं फरवरी में, बायोमेट्रिक को लेकर, डिसीजंस को लेकर, पासपोर्ट स्टैंपिंग को लेकर, थिंग्स नॉर्मल होने को लेकर बहुत खास होने वाले। तो पीआर वालों के सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फाइल नंबर नहीं आ रहा है तो गाइस बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। देखिए, ऐसे नहीं होता कि उन्होंने पहले फाइल लगाई तो उनका ही फाइल नंबर पहले आएगा। इट्स डिपेंड अपॉन द हाई कमीशन, उन्होंने देखना होता है कि कैसे चीजों को प्रोसेस करना है। अब बात करूंगा ओपन वर्क परमिट वालों के लिए। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं और थैंक यू भी करता हूं, क्योंकि बिकॉज अगर आपको ट्रस्ट है तभी आप मुझे कांटेक्ट करते हो, दैट्स फाइन। ओपन वर्क परमिट वालों का सबसे पहला जो हॉट क्वेश्चन है वो है कि सर फॉर एग्जांपल हम दुबई में, हम नेपाल में अपनी बायोमेट्रिक करवा देते हैं, तो कितना टाइम लगेगा हमारा डिसीजन आने में। देखिए गाइस, एक चीज बताना चाहता हूं कि चाहे आप दुबई में बायोमेट्रिक करा दो, चाहे आप नेपाल में करा दो, उस चीज का डिसीजन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। उस चीज का डिसीजन पर एक इफेक्ट पड़ेगा कि आपने अपनी तरफ से एवरीथिंग डन कर दी है, ठीक है, तो हाई कमीशन को लगेगा कि आपकी फाइल कंप्लीट हो चुकी है, उनके डिसीजन लेने के लिए आसानी हो जाएगी। तो इट में टेक अप टू 25 to 45 डेज लग सकते हैं आपका डिसीजन आने में। 70% केसेस में मैंने देखा है कि बहुत लोगों का जो डिसीजन है वो 25 प्लस बिटवीन 45 डेज में आ चुका है, लेकिन कुछ एप्लीकेंट्स हैं जिनका नहीं आया, आने वाले दिनों में आ जाएगा। आफ्टर दैट बायोमेट्रिक अगर किसी कंट्री में करवाते हैं, अगर बायोमेट्रिक करवा हमारा वीजा रिफ्यूज और अप्रूव होने में इसका कोई रूल है, तो टू बी ऑनेस्ट बताऊं, वेरी फनी गाइस, ये सिर्फ क्रिमिनलिटी को रोकने के लिए कैनेडियन गवर्नमेंट ने बनाई है चीज, तो इसका आपके डिसीजन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है। वीजा अप्रूव होना, रिफ्यूज होना, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कैनेडियन हाई कमीशन। रीजंस ऑफ रिफ्यूजल, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया ओपन वर्क परमिट। इसमें रिफ्यूज होने की दो चीजें मैंने देखी हैं, एक तो आपका रिलेशन कितना जेन्युइन है, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन दी है, दूसरा आपके स्पाउस की कनाडा में सिचुएशन क्या है। कि बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने कॉलेजेस वगैरह चेंज कर देते हैं, लेकिन वो उसको हाई कमीशन में अपडेट नहीं करते। ऐसे केस में जब इंक्वायरी होती है तो आपका जो सब एप्लीकेंट होता है इंडिया वाला स्पाउस, तो उसकी फाइल पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाता है। तो जब भी कनाडा में आपका स्टेटस चेंज हो, आप कॉलेज चेंज करें, आपका इंटेक चेंज हो, देन आप हाई कमीशन को इन्फॉर्म जरूर कीजिए। तो गाइस, ये एक कंप्लीट वीडियो थी। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। जनवरी मंथ में हर तरह की कैटेगरी वालों के लिए मैं एक सेमिनार लेके आ रहा हूं मोगा ऑफिस में। उम्मीद है आप सभी जरूर आएंगे वहां पर मुझसे मिलने। और अनदर थिंग इज दैट कौन सी डेट हम चूज करें उस चीज के बारे में मैं अपने कम्युनिटी टैब में वोटिंग करवाऊंगा। जो डेट आप सभी रिकमेंड करेंगे उस डेट को ही हम वो सेमिनार अनाउंस करेंगे। सो एट द लास्ट प्लीज ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको कोई आर्ट्स की प्रेपरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, वी आर प्रोवाइडिंग 1-to-1 ऑनलाइन क्लासेस, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट वीजा एसओपी में कोई हेल्प चाहिए, देन यू कैन टेक आवर हेल्प। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।